हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशाविद अंजलि में। आज हम बात करेंगे चंद्रमोहन जैन के बारे में। कैसे चंद्रमोहन जैन आगे चलकर भगवान रजनीश कहलाए या फिर लोग उन्हें ओशो कहकर बुलाने लगे। क्या थी इनकी विचारधारा, उसका समाज पर क्या असर होता है, क्यों इनके विचारों को अतिवादी विचार कहकर उनके बहुत सारे विरोधी प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं और ओशो के विचार आगे चलकर उनकी मौत का कारण क्यों बन जाते हैं। आज हम जानेंगे कि दार्शनिक होना कितना कठिन है, क्योंकि दर्शन में सभी के मनोभाव, सभी के विचार बहुत अलग धारा में बहने लगते हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि कोई एक व्यक्ति सही है और दूसरा बिल्कुल गलत। मुझे लगता है हम सभी स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे मान सकते हैं और सभी दार्शनिक कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को वरीयता देते हैं। लेकिन ओशो के विचारों में इंद्रिय सुख को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना कहीं ना कहीं समाज को खटकने लगा। ओशो का मानना था कि आप इंद्रिय सुख से दूर रहकर कभी भी समाधि या ध्यान की ओर नहीं जा सकते। उससे बेहतर होगा कि एक व्यक्ति जो चाहे सुख भोग सकता है और इंद्रिय सुखों की अति हो जाने के बाद स्वतः ही मन सुखों से हटने लगता है। तब व्यक्ति वास्तव में ध्यान लगाता है। इनके विचारों को मैं एक कविता के माध्यम से आपको समझाऊंगी, लेकिन वह मैं सुनाऊंगी अंत में। पहले हम बात करते हैं उनके जीवन के शुरुआती दौर पर। उनका बचपन कैसा रहा और कैसे वह चंद्रमोहन जैन से रजनीश या ओशो कहलाए। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में होता है। ओशो की माता सरस्वती जैन और बाबूलाल पिता थे। ये दोनों तेरापंथी जैन थे। ओशो का प्रारंभिक पालन पोषण 7 साल की उम्र तक उनके नाना नानी के घर पे हुआ था। 7 साल के जब ओशो हुए, उनके नाना का देहांत हो गया। फिर ओशो अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहने लगे, लेकिन बचपन से ही उन पर वृद्ध लोगों के विचारों का प्रभाव था। वे बाद में भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि यदि आप वृद्ध लोगों के पास बैठेंगे तो उनके अनुभव से जीवन के विषय में बहुत कुछ सीखेंगे। शायद नाना नानी और दादा दादी के सानिध्य का प्रभाव था कि ओशो रजनीश बचपन से ही बहुत गहन स्वभाव के थे। वह अपने स्कूल के समय में भी बहुत अधिक चिंतन करते थे, किसी भी बात को देर तक सोचते। संसार में प्रचलित परंपरागत तरीके उन्हें बिल्कुल नहीं भाते थे। वह तर्क लगाते और धीरे धीरे नास्तिक होते चले गए। लेकिन हम उनकी विचारधारा में पाते हैं कि सच्चा आस्तिक ही धीरे धीरे नास्तिक होता जाता है, क्योंकि जब हम तर्क लगाकर किसी भी स्थिति का कारण सोचते हैं तो हम उसके समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा, जब आप आडंबरों को त्याग देते हैं तब आप सच में जागरूक होकर अपने कार्यों को करते हैं। चंद्रमोहन जैन यानी ओशो की शिक्षा दीक्षा जबलपुर में हुई। उस समय इनकी एक प्रेमिका थी, शशि। यह बाद में इन्होंने अपने शिष्यों को बताया था। किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, जो ओशो को वैराग्य की ओर ले जाती है। लेकिन ओशो 1957 में दर्शन शास्त्र में अपना MA पूरा करते हैं और दर्शन को बहुत गहराई से समझकर फैसला करते हैं कि वह एक लेक्चरर बनेंगे।
जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर ओशो दर्शन पढ़ाने लगते हैं। बस यही वो समय था जब बहुत सारे लोगों को ओशो का दर्शन अच्छा लगने लगता है और अपनी विचारधारा को उन्होंने नव संन्यास कहकर एक छोटा सा संगठन बनाया। किंतु यह संगठन किसी एक जगह पर ना रह सका, क्योंकि हर जगह ओशो के विचारों का विरोध करने वाले ज़्यादा होते थे। 1960 से 74 के बीच में ओशो ने कई जगहें बदली। वह पहले मध्य प्रदेश में अपने विचारों को लोगों के समक्ष प्रकट करते, फिर कुछ समय के लिए वह मुंबई चले गए। वहाँ भी उन्होंने नव संन्यास आंदोलन चलाया। वहाँ भी लोगों ने बहुत विरोध किया। ओशो का भी कुछ विचार था कि यहाँ से कहीं और चल देना चाहिए और वे मनाली आ गए। मनाली में आज भी ओशो का एक आश्रम है जहाँ पर कुछ लोग जाकर ध्यान करते हैं। कई जगह भटकने के बाद 1974 में ओशो पूना में आते हैं और यहाँ पर स्थापना होती है रजनीश आश्रम की। यहाँ पर उनके बहुत सारे अनुयायी बन जाते हैं। तब ओशो को लगता है कि अब उनके विचारों को पाश्चात्य में भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि ओशो के विचार पाश्चात्य सभ्यता से ही ज़्यादा मेल खाते थे। वह 1981 में अमेरिका जाते हैं। इस समय तक ओशो के बहुत सारे अनुयायी होने की वजह से उनके पास काफ़ी सारा धन एकत्रित हो जाता है और वे 64,000 एकड़ की ज़मीन ओरेगोन राज्य में खरीदते हैं ओशो आश्रम बनाने के लिए। वहाँ पर ओशो का रहन सहन बिल्कुल बदल जाता है। महंगी घड़ियाँ, रोल्स रॉयस कारें, डिज़ाइनर कपड़े, ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था। वहाँ के लोगों ने ओशो को खूब प्यार दिया। जिस रफ्तार से अमेरिका में ओशो के अनुयायी बढ़ रहे थे, ओरेगोन राज्य की सरकार परेशान हो जाती है। एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरिट बताती हैं, शिष्यों से कहा जाता था कि वे यहाँ सिर्फ अपने मन का करें, सभी वर्जनाओं को त्याग दें, जैसे चाहे वैसे रहे। तब वह कहती हैं, हम एक साथ बैठते, ठहाके लगाते, कई बार बिल्कुल नग्न हो जाते और हम वो सब कुछ करते जो सामान्य समाज में नहीं किया जा सकता था। और हम रजनीश के फॉलोअर्स को रजनीशीज कहा जाता था। किंतु दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाइए, समाज हर जगह है, सभी तरह के लोग सब जगह हैं। भले ही पाश्चात्य हमसे थोड़ा अधिक मॉडर्न है, हमसे कुछ विचारों में काफ़ी आगे है, लेकिन वहाँ भी ओशो के विचारों को अतिवादी समझकर उन पर कुछ आरोप लगाए गए। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। सज़ा के तौर पर उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर अदा करने थे। 5 साल के लिए अमेरिका छोड़ देने का आदेश दिया। साथ ही अक्टूबर से 14 नवंबर तक 1 माह की ओशो को जेल हुई। जेल में ही इथेलियम नामक स्लो पॉइजन ओशो को दिया गया, यानी धीमी गति से असर करने वाला जहर। यह बात ओशो के देहांत के बाद उनके अनुयायियों ने स्वीकार की। ओशो रजनीश क्या करते? आखिर सरकार की बात तो माननी ही थी। वह 1985 को भारत लौट आते हैं। कुछ समय के लिए वह नेपाल भ्रमण के लिए गए। उसके बाद उन्होंने 1986 में कई देशों की यात्रा करने का विचार बनाया, लेकिन उनका दूसरे देशों में प्रवेश निषेध कर दिया गया, यानी उनका दूसरे देशों में आना जाना बंद हो गया।
1987 में वह पूना चले जाते हैं अपने ही आश्रम में। ओशो के अनुयायी बताते हैं जेल में जो थेलियम नामक धीमा जहर ओशो को दिया गया, दूसरा उन्हें सोने के लिए जिस चटाई को दिया गया था वह रेडियोधर्मी तरंगों से लैस थी। ये दो कारण थे जिनसे ओशो का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। 1987 से 90 के बीच में ओशो काफ़ी अस्वस्थ रहे और अंत में 19 जनवरी को ओशो दिल की बीमारी से अपना शरीर छोड़ देते हैं। जब ओशो का देहांत हुआ तब उनकी माता ने कहा, मार दिया है मेरे बेटे को, अमेरिकी सरकार ने मेरे बेटे को मार डाला। ये कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये वह जहर असर कर रहा है जो मेरे बेटे को दिया गया था। ये उनकी माता के शब्द थे ओशो के देहांत पर। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ओशो रजनीश का जीवन कैसा रहा और विचारों में असमानता होने के कारण उन्हें कितना विरोध और आलोचना झेलनी पड़ी। जबकि ओशो को पढ़ने के बाद कितने ही लोग ये कहते हैं कि वह जिस नशे की और खुमारी की बात करते थे वह अध्यात्म से अलग नहीं है। जिस तरह मीरा भजन के द्वारा और बुद्ध ध्यान के द्वारा हमेशा आध्यात्मिक आनंद में रहते थे, ओशो भी उसी नशे की बात करते हैं। पर हाँ, उनका जो मार्ग था वह इंद्रिय सुखों से होकर जाता था। इस विचारधारा के बारे में आप क्या समझते हैं? या किसी भी विचारधारा को लेकर क्या किसी को हक है कि दूसरे इंसान को सज़ा दी जाए? आपके क्या विचार हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब अंत में मैं आपको ओशो की एक कविता सुनाऊंगी, जिससे आपको यह अंदाज़ा होगा कि ओशो के विचार आखिर क्या थे। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। शीर्षक है खुमारी। गीत को उठने दो, साज को छिड़ जाने दो, चुप्पी को छूने दो, लफ्ज़ों के नर्म तारों को, और लफ्ज़ों को चुप्पी की गज़ल गाने दो। खोल दो खिड़कियाँ सब और उठा दो पर्दे, नई हवा को ज़रा बंद घर में आने दो। छत से है झांक रही कब से चांदनी की परी, दिया बुझा दो उसे आंगन में उतर आने दो। फिज़ा में छाने लगी है बहार की रंगत, जूही को खिलने दो, चंपा को महक जाने दो। ज़रा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, ज़रा गौतम के सधे पाँव बहक जाने दो। दिल की बातें कभी झरने दो हर श्रृंगारों सी, बिना बातों के कभी आँख को भर आने दो। रात को कहने दो कलियों से राज की बातें, गुलों के होठों से उन राजों को खुल जाने दो। कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज़, कभी मस्जिद की घंटियों को भी बज जाने दो। पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो परखोल चहचाने दो। उनको करने दो मुर्दा रस्मों की बर्बादी का गम, उनको करने दो मुर्दा रस्मों की बर्बादी का गम। हमें नई ज़मीं नया आसमां बनाने दो। एक दिन उनको उठा लेंगे इन सराखों पर, आज ज़रा खुद के तो पाँव संभल जाने दो। ज़रा सागर को बरस जाने दो बनकर बादल, और बादल को नदी सागर में खो जाने दो। ज़रा चाँद की नर्म धूप में सेकने दो बदन, ज़रा सूरज की चांदनी में भीग जाने दो। उसको खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं, जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। ये सच है कि हम हो गए उनके दीवाने, अब उनको भी कुछ होश में आ जाने दो। कड़वी ज़रूर है मैं मेरे साकी की, रंग लाएगी गर सांसों में उतर जाने दो। छलकेंगे जाम जब छाएगी खुमारी खुलकर,
छलकेंगे जाम जब छाएगी खुमारी खुलकर, ज़रा मैं खानों के पैमानों को संभल जाने दो। ज़रा साखी के तेवर तो बदल जाने दो, उनको गाने दो मेरा गीत अपने होठों से, मुझे उनके सन्नाटे को गुनगुनाने दो। गीत को उठने दो, साज को छिड़ जाने दो। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये ईश्वरीय नशे की बात हो रही है? जब वो कहते हैं, कड़वी ज़रूर है मैं मेरे शाकी की, रंग लाएगी गर सांसों में उतर जाने दो। मुझे तो लगता है कि ये ध्यान की ही बात हो रही है, क्योंकि ध्यान लगाना आसान नहीं है। और मैं जो है वो उस शराब की बात है जो ईश्वरीय नशा होता है। सभी के अपने अलग विचार हैं, आप किसी भी विचार को अपना सकते हैं। विरोध भी एक सीमा तक करिए, ये नहीं कि किसी के जीवन पर आपकी वजह से आपत्ति आए। आपको ओशो का जीवन कैसा लगा, उनकी विचारधारा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।